Hello students, this is Abhishek Verma and welcome to our channel विद्या स्थली वाले सर। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 10 एमपी बोर्ड का सिविक्स का 12 चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 5th वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इस एसएसटी के 12 चैप्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आज हम 5th वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं इंडियन फीचर्स की, जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और स्टूडेंट्स हम इसी तरह कुछ और फीचर्स की भी बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बात की है किसकी, दूसरे फीचर्स की, जैसे कि रिटर्न एंड लार्जेस, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, इस तरह के फीचर्स की बात हमने की है। और स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं जिन फीचर्स की, वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इस तरह के फीचर्स की। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज आपको हमारे संविधान के बारे में और भी ज्यादा जानने मिलेगा कि भारत का संविधान कैसे कैसे खासियतों के साथ है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के अंत तक जरूर बन रहिए। तो बिना कोई समय पाए आज के इस अमेजिंग वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, चलिए हम देखते हैं कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। सबसे पहले बात करेंगे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के 5वें फीचर की, जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जी हाँ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आपको ध्यान रखना है। रिटर्न एंड लार्जेस्ट, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, सोवर्जियन स्टेट, है ना, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चलिए हम देखते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। पार्लियामेंट्री, आप समझ पा रहे हो, पार्लियामेंट होना, है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म, ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिस देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म हो, यानी कि पार्लियामेंट वाला सिस्टम चलता हो। और पार्लियामेंट में क्या होता है आप जानते होंगे, पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर, एमपीज, है ना, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हेड जो होता है हाउस का, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, है ना, इन सब चीजों को मिलाकर ही पार्लियामेंट बनता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, चलिए हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहली बात, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारे भारतीय संविधान ने, हमारे भारत के संविधान बनाने वालों ने, फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ऑफ इंडिया, है ना, इन्होंने क्या किया है, हमारे संविधान में क्या किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या किया, चूज किया। स्टूडेंट्स, कोई भी देश जो है सरकार चलाने का अलग अलग तरीका इस्तेमाल करता है, अलग अलग मेथड चूज करता है। तो हमारे यहाँ जो मेथड चूज की थी सरकार चलाने की, द मेथड विच वाज अडॉप्टेड टू रन आवर गवर्नमेंट वाज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जी हाँ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना गया था, यही हमारा देश क्या चलेगा, देश चला। इसे प्रजातंत्र कहते हैं ना, प्रजातांत्रिक देश जिसे कहा जाता है वही। अंडर दिस सिस्टम एग्जीक्यूटिव पावर्स रिसाइड्स इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि किसी भी कंट्री में जो फंक्शनिंग होती है वो अलग अलग पार्ट में बटी होती है, जैसे कि जुडिशरी जो न्याय का काम करती है, एग्जीक्यूटिव जो लॉ बने हुए लॉ को, नियम को लागू करती है, और लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है, यानी कि लॉ मेकर्स, लॉ को इनैक्ट करने वाले, लागू करने वाले, और लॉ की रक्षा करने वाले, यानी कानून बनाने वाले हमारे लेजिस्लेचर, कानून की रक्षा करने वाले, उसे लागू कराने वाले एग्जीक्यूटिव, और कानून की रक्षा करने वाले हमारे कौन से, जुडिशरी, यानी कि जज लोग, कोर्ट लोग, है ना। स्टूडेंट्स, हम आगे के चैप्टर जैसे ही पढ़ेंगे, यानी कि हम बात करेंगे फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इस तरह के चैप्टर्स, तो इन चैप्टर्स में हमें बहुत डिटेल में पढ़ने मिलेगा कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है, कैसे इंडिया में सारा फंक्शन चलता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये आपको पहले ही बताया गया, इन टर्म्स को हम डिटेल में और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे अपने आने वाले चैप्टर फंक्शंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी में। तब तक के लिए आप ओवरव्यू ध्यान रखिए कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है। एग्जीक्यूटिव का मतलब वो पर्सन जो लॉ को लागू कराता है, और एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये एग्जीक्यूटिव में आते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये भी एग्जीक्यूटिव में आते हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव होते हैं। बाकी जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, लेजिस्लेचर कहलाएंगे, और प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव कहलाएंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट जिसे हम कहते हैं, या हाई कोर्ट जिसे हम कहते हैं, ये सारे क्या रहेंगे, जुडिशरी रहेंगे। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीन पावर में, तीन भागों में हमारी पावर बटी होती है इंडियन गवर्नमेंट की। ठीक स्टूडेंट्स, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमारे इंडिया में अडॉप्ट किया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिया में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा वो कौन सा होगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। दूसरी बात ये कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, इस सिस्टम में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव के पास जो पावर होती है ना, वो कहां होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, यानी कि लॉ को फॉलो करवाने की जो पावर होती है वो किस में होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होती है। जी हाँ, लॉ को फॉलो कराने की पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होती है। एंड द प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, वो टिटुलर या फिर नॉमिनल, टाइटुलर यानी कि इसका मतलब वो सिर्फ टाइटल, नाम का हेड रहेगा, नॉमिनल नाम मात्र का हेड रहेगा। वो सारे मेन फैसले ये नहीं लेगा, सारे मेन फैसले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मिलकर लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं पूरा ग्रुप होता है, ठीक, और इनका हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। बट प्रेसिडेंट जो होता है नॉमिनल हेड है,
वो सिर्फ नाम मात्र का है, उसे पावर्स नहीं दी जाती हैं, वो सिर्फ दूसरे फंक्शन जैसे कि नॉमिनल फंक्शन हो गए, अवार्ड फंक्शन में जाना, कंट्री को रिप्रेजेंट करना, इस तरह के कार्य वो करता है प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ का प्रेसिडेंट को नाम मात्र क्या दिए गए हैं, पावर दिए गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मेन होते हैं और प्रेसिडेंट नॉमिनल होता है, जबकि दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होंगे अदर्स, उसमें प्रेसिडेंट मेन होता है, बाकी ये सब नॉमिनल होते हैं। लेकिन हमारे ऐसा नहीं होता, हमारे तो पार्लियामेंट्री है, हमारे मेन कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये वही लोग होते हैं जिन्हें जनता चुनती है, पीपल के द्वारा इलेक्टेड। ठीक, दे फॉलो कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं उनकी कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल आपको बताएं, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में किसी एक मिनिस्टर ने गलत फैसला लिया तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मान लीजिए 25 मिनिस्टर है, ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब 25 मिनिस्टर का ग्रुप, एग्जांपल के बता रहे हैं, 26, 28 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। तो मान लीजिए 25 मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मान लीजिए 25 मेंबर्स हैं, ठीक, 25 मेंबर्स हैं, बट अगर इन 25 में से एक भी मेंबर्स अगर गलत काम करता है तो ये सारे के सारे लोगों की जिम्मेदारी होगी। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसी को बोलते हैं कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी होती है ना, पूरी एक साथ मिलकर जिम्मेदारी है। एक ने भी गलत काम किया तो सबकी गलती मानी जाएगी, है ना, और इनमें से किसी ने भी अच्छा डिसीजन ले लिया बहुत तो सबका डिसीजन माना जाएगा, सबका डिसीजन है करके। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास ही होती है एग्जीक्यूटिव पावर्स, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करते हैं, यानी उनकी सबकी जिम्मेदारी होती है, एक जैसी जिम्मेदारी होती है, यानी उनके ऊपर जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो सबकी होगी। एक ने भी गलती की तो सबकी गलती मानी जाएगी, एक ने भी अच्छा काम किया तो सबका अच्छा काम माना जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे इन केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस वोट, इसको अविश्वास प्रस्ताव बोलते हैं, नो कॉन्फिडेंस वोट इन पार्लियामेंट दे हैड टू रिजाइन। जब क्या होता है, अपोजिशन पार्टी को लगता है कि जो पार्टी रूलिंग है, जो पार्टी अभी सरकार चला रही है, उसके खिलाफ लोग, उसके खिलाफ लोगों के मन में अविश्वास है, यानी लोग उसको कॉन्फिडेंस में नहीं ले, लोग उसे अच्छा नहीं मानते, लोगों को लग रहा है कि वो सरकार नहीं चला पा रही है, तो अपोजिशन वाले क्या करते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं, जिसे अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। इसमें क्या होता है, वोटिंग होती है। पार्लियामेंट में टोटल आपको पता होगा, लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं, तो इस 545 में से अगर 2/3 लोगों ने, अगर 2/3 मेजॉरिटी लोगों ने बोल दिया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सही काम नहीं कर रहे हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। बट 2/3 बोल रहे हैं कि नहीं सही काम कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा, वो अपने पोस्ट पे बने रहेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी क्या होती है, मेजॉरिटी, यहाँ भी वोटिंग होती है, यानी जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वही जीतता है, वही फैसला लिया जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, इन सब को हम आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझा पाएंगे। हमारा जो अगला चैप्टर आएगा फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी में, उसे हम बहुत डिटेल में समझा पाएंगे, हमारे इंडियन डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग क्या है और कैसी है। स्टूडेंट्स अभी हमारे पास समय की कमी है, फिर भी हम यहाँ अपने फंक्शंस को पढ़ लेते हैं, फीचर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको फीचर नजर आ रहे हैं कि इंडिया जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया हुआ है। इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है किसके पास होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं क्या फॉलो करते हैं, कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हेड होते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स उनके पास होती है, और प्रेसिडेंट नॉमिनल होता है, याद रखिएगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें एग्जीक्यूटिव हेड कौन होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और प्रेसिडेंट जो होगा नॉमिनल होगा, नॉमिनल हेड, नाम मात्र का हेड। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी कैसी होती है, कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और साथ ही साथ अगर नो कॉन्फिडेंस वोट आ जाता है किसके खिलाफ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ, यानी 2/3 लोग पार्लियामेंट के इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ वोट देते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, तो क्या होगा, उन मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये बात होगी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। चलिए अब हम बात करते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है स्टूडेंट, जिस तरह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक खास सिस्टम की तरह रूल होता है, उसी तरह से बिल्कुल फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी एक खास तरीके से रूल होता है। चलिए हम आपको बताते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। अगर आपको शॉर्ट में समझना है तो ये समझिए कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर जो है किसी एक के हाथ में नहीं होगी, पावर विल नॉट बी सेंट्रलाइज्ड, है ना, पावर जो है किसी एक गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होगी, पावर क्या होगी, बड़ी होगी, एक से ज्यादा लेवल्स में, है ना, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट। जी हाँ, पूरे देश को संभालने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र की सरकार, और हर राज्य को संभालने के अलग अलग से राज्य सरकार, जिसे स्टेट लेवल गवर्नमेंट भी कहते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा राज्य सरकार, केंद्र की सरकार, अक्सर आप सुनते आ रहे होंगे, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सुना होगा आपने ये टर्म्स, है ना, ये पॉलिटिकल टर्म्स से बहुत फेमस है। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले शेड्यूल में ही, इन द फर्स्ट शेड्यूल, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज ए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। जी हाँ, इंडिया जो है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, यानी इंडिया जो है छोटे छोटे स्टेट से मिलकर बना है, और ये सारे स्टेट जुड़े हुए हैं, ये बात याद रखिएगा आप। इंडिया इज इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज ए फेडरेशन ऑफ स्टेट, इंडिया जो है फेडरेशन ऑफ स्टेट है, यानी छोटे छोटे स्टेट से मिलकर इंडिया क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है।
अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट है, पहली बात। दूसरा, दस फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन सेट अप इन इंडिया। अगर फेडरेशन ऑफ स्टेट है तो फेडरल फॉर्म ही अपनाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। कई बार सेपरेशन ऑफ स्टेट्स भी चलता है, जी हाँ, ये हमारे यहाँ तो नहीं है बट दूसरी कंट्रीज में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ स्टेट चलता है। हम आपको बताते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने सुना होगा अमेरिका, अमेरिका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। तो अमेरिका अलग है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अलग है। यानी कि अगर एक कंट्री है ना अमेरिका, तो अमेरिका है, पर उसी के साथ और भी कंट्री जुड़ जाती हैं, जैसे दूसरी कंट्री जुड़ गई उसके साथ में, तो वो क्या हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो 4-5 मिला के वो स्टेट्स अलग रहेंगे। फॉर एग्जांपल आपको देते हैं यूके का यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम और इसमें ये जो यूके ग्रुप है ना, ये टोटल यूके जो ग्रुप है, यूनाइटेड किंगडम, आपने सुना होगा यूके यूके बोलते हैं लोग, है ना। तो इस यूके में कई कंट्री आती हैं, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये 3 कंट्री मिला के यूके बनाती हैं। तो इसमें क्या हो गया, ये तीनों अलग अलग देश हैं लेकिन फिर भी यूके को एक कंट्री मानते हैं, और ये अलग अलग स्टेट्स से हैं लेकिन इनको अलग अलग कंट्री की तरह रूल करते हैं। यानी अपने अपने तरीके से रूल करेंगे अपने देश पर, लेकिन जब हेल्प की बात आएगी या कोई एक्स्ट्रा वर्क ऐसा करना होगा तो चारों साथ में, तीनों साथ में मिल जाएंगे और एक कंट्री कहेंगे खुद को। तो स्टूडेंट्स यही होता है सेपरेशन ऑफ स्टेट, यानी अलग अलग होकर एक साथ जुड़े रहना, ठीक है। और फिर आता है फेडरेशन, फेडरल फॉर्म ऑफ स्टेट्स। इसमें क्या होता है, एक साथ ही जुड़े रहना, इसमें अलग होना नहीं, इसमें क्या रहना, एक साथ ही। आप देख लीजिए इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, 29-30 स्टेट्स हैं, लेकिन फिर भी 29 स्टेट्स हैं, लेकिन फिर भी जो स्टेट्स हैं ये क्या है, बटे हुए नहीं है, ये सारे स्टेट्स क्या है, जुड़े हुए मिले हुए हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यही की हम बात कर रहे हैं। According to first schedule of constitution, India is a federation of states. Thus, federal form of government has been set up in India. इससे इंडिया में क्या किया गया, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेटअप किया गया। तीसरी बात, here powers are divided between central and state level of government. जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर पावर बटी होंगी। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, पावर बटी होती है, किसमें, 2 भागों में। कौन सी 2 भागों में, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर अलग होती है, सेंट्रल लेवल की, और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट की पावर अलग होती है। Here powers are divided between central and state level of government. केंद्र सरकार की पावर अलग होगी, राज्य सरकार की पावर अलग होगी। यानी कि कैसे, एक ऐसी लिस्ट होगी, यानी कुछ काम ऐसे होंगे, एक लिस्ट होगी कामों की जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। जैसे कि अगर एजुकेशन से रिलेटेड रूल्स बनाने हैं, हेल्थ से रिलेटेड रूल्स बनाने हैं तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। लेकिन स्टूडेंट्स अगर इकोनॉमी से संबंधित रूल्स बनाने हैं, डेवलपमेंट से संबंधित रूल्स बनाने हैं तो स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। जी हाँ, स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने लेवल पे काम कर सकती है। बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर ओन लेजिस्लेशन एंड जुरिडिक्शन। और हर लेवल की गवर्नमेंट पे खुद का लेजिस्लेशन और खुद का जुरिडिक्शन, यानी खुद के कोर्ट होंगे। आप देख लीजिए पूरे देश को संभालने के लिए सुप्रीम कोर्ट है और हर राज्य को संभालने के लिए हाई कोर्ट भी बना हुआ है, ये हो गया जुरिडिक्शन। और लेजिस्लेशन की बात की तो पूरे देश को संभालने के लिए एक पार्लियामेंट, और पूरे एक एक राज्यों को संभालने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा होती है। जी हाँ स्टूडेंट, संसद भवन पूरे देश के लिए नियम कानून बनाता है, जबकि लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा अपने अपने राज्य के लिए नियम कानून बनाता है। यानी हर राज्य में एक विधानसभा होती है और पूरे देश में एक पार्लियामेंट यानी कि संसद भवन होती है। तो ये खुद का हर लेवल का, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट है तो लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सुप्रीम कोर्ट, और स्टेट गवर्नमेंट है तो हाई कोर्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपने सुना भी होगा। तो इस तरह से वर्क चलता है। हियर सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सब होगा, ये सब किसको होगा, सेंट्रल को पार्लियामेंट रहेगा, स्टेट को लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगा, सेंटर के पास सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट के पास हाई कोर्ट है। ये सब बातें कहां पर लिखी है, कॉन्स्टिट्यूशन में। और उस कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कौन करेगा, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज लाना है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नया ऐड करना है, कुछ भी हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट ही ये सब करता है। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बिना कोई नहीं कर सकता। काम एक्चुअली कौन करता है, पार्लियामेंट, लेकिन मंजूरी किसकी होती है, ऑर्डर किसका होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। यानी पार्लियामेंट वालों ने किसी टॉपिक पे लॉ बनाया और उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना है, जैसे 395 आर्टिकल है और मान लीजिए हमें 396 आर्टिकल करना है, एक और जोड़ना है, तो हमें पहले मंजूरी लेनी हुई किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। बिना सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के काम नहीं हो सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने बात कर ली किसकी, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये दोनों सरकार चलाने के तरीके हैं, सरकार चलाने के तरीके हैं। किसी भी देश में गवर्नमेंट जो होती है इन्हीं बेस पर चलती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने क्या देखा कि मेन पावर एग्जीक्यूटिव के पास होती है, और एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, और इसमें प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है। अगर सारी जिम्मेदारी कंबाइंड रिस्पांसिबिलिटी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की,
और अगर नो कॉन्फिडेंस वोट मोशन आता है पार्लियामेंट में तो सभी के सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। 2/3 लोगों ने बोल दिया पार्लियामेंट के, ये 545 में से 2/3 लोगों ने बोल दिया कि नहीं मिनिस्टर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो रिजाइन करना पड़ जाएगा इनको, ठीक है। अब आता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या, इंडिया फेडरेशन ऑफ स्टेट है, तो फेडरेशन ऑफ स्टेट में क्या होगा, इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया गया। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, एक से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। हमारे यहाँ तो स्टूडेंट तीसरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी है, जी हाँ, लोकल गवर्नमेंट। इसकी बात हम आगे डिटेल में बात करेंगे फंक्शन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी में, बट फिलहाल समझिए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये कि कंट्री में पावर सेंट्रलाइज नहीं होगी, पावर एक गवर्नमेंट के पास नहीं होगी, पावर बटी होगी, यानी कि केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट के पास कुछ पावर और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट के पास कुछ पावर, है ना, इस तरह से बटी होगी। और हर अपने लेवल की गवर्नमेंट का खुद का कोर्ट होगा, खुद का असेंबली, है ना, पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। तो स्टूडेंट्स ये इतनी बात कर ली हमने किसकी, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। तो चलिए हम बात करते हैं अपने कुछ और फीचर्स की जो कि है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। सो स्टूडेंट्स हमारा अगला कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। तो क्या है वो, चलिए हम देखते हैं। इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी, इंडिपेंडेंट मतलब होता है स्वतंत्र, इम्पार्शियल मतलब बिना भेदभाव करने वाली, भेदभाव रहित जुडिशरी, न्यायपालिका या फिर न्यायतंत्र। यहाँ जो न्याय करती है, जो जजमेंट देती है, फैसला सुनाती है ना, वही हमारा जुडिशरी कहलाती है, वही हमारा न्यायतंत्र कहलाता है। जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये हमारा क्या है, जुडिशरी है। स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, इनके जो जज होते हैं ना, इसे क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस कहते हैं। चीफ जस्टिस हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो हेड होंगे उन्हें हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई बोलते हैं। जी हाँ, इन सीजेआई को अपॉइंट किया जाता है बाकायदा गवर्नमेंट के थ्रू, उसके लिए प्रोसीजर है पूरी, है। तो ये जो इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जुडिशरी है, चलिए हम उसकी बात करते हैं कैसे है। इंडिया की जुडिशरी यानी इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, ये इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र कैसे हैं, इनके ऊपर किसी का प्रेशर क्यों नहीं है। दूसरी बात ये इम्पार्शियल मतलब ये भेदभाव क्यों नहीं करते, हमेशा भेदभाव रहित कैसे रहते हैं, चलिए हम देखते हैं। द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट एज इट हैज पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ की जो जुडिशरी है, इंडिया की जो जुडिशरी है, उसके पास पावर है कि वो संविधान को इंटरप्रेट कर सके, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सके। चेंज करने से मतलब फुली चेंज नहीं कर दे, अगर उसमें कुछ गलतियां हैं तो उन गलतियों को दूर करे, उसमें कोई नया चीज, नया लॉ ऐड करने की जरूरत है उसे ऐड करे। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपको एग्जांपल देते हैं, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में, ठीक। 1950 में जब लागू हुआ तो उस वक्त ना कंप्यूटर था ना मोबाइल था, तो कंप्यूटर से होने वाले क्राइम्स, मोबाइल से होने वाले क्राइम्स, इस तरह के क्राइम्स के लिए कोई लॉ नहीं बना था। बट अभी जो लॉज आ गए 1995 के बाद, जब इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, तो उस समय कुछ क्राइम्स होने लगे, तो उन क्राइम्स के लिए लॉ बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जरूरी हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पार्लियामेंट को कि इसके लिए लॉ बनाया जाए, क्योंकि पहले लॉ नहीं बना था, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाले जिस जमाने में थे, जिस जमाने में कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस समय कोई कंप्यूटर, कोई मोबाइल नहीं था, तो उस वक्त इस तरह के क्राइम्स नहीं हुआ करते थे। तो इन क्राइम्स को रोकने के लिए अब जो हो रहे हैं, उन क्राइम्स को रोकने के लिए 1995 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पार्लियामेंट को लॉ बनाने का। जी हम आपको पहले बता चुके हैं कि लॉ बनाती नहीं है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लॉ बनाने का ऑर्डर दे सकती है किसे, पार्लियामेंट को, और उस लॉ को एक्सेप्ट करना है कि नहीं भी सुप्रीम कोर्ट की ही मर्जी होती है, पार्लियामेंट की नहीं। तो चलिए स्टूडेंट्स इसी को हम देखते हैं। द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट एज इट हैज पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं कि जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा, कभी कभी जो चीजें हमारे जुडिशरी को सही लगती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में गलत है जबकि असल लाइफ में, रियल लाइफ में सही होना चाहिए, तो उसको हमारी जुडिशरी ये क्या करती है, चेंज कर देती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है, री इंटरप्रेट करती है, कुछ चेंजेस लाती है। कौन, जुडिशरी। जरूरी है लाएगी ही, अगर जरूरत पड़ती है तो ला सकती है, ऐसा कहा गया है, ठीक। दूसरा, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। फंडामेंटल यानी मौलिक राइट मतलब अधिकार, बेसिक राइट। हम सिटीजन के जो बेसिक राइट्स है, फंडामेंटल राइट, जैसे क्या, राइट टू इक्वालिटी, है ना, राइट टू फ्रीडम, जैसे कि मैं बोलने की आजादी है, लिखने की आजादी है, अपने मन से जॉब करने की आजादी है, अपने मन से हम जो पढ़ाई करना चाहें, जैसी जॉब करना चाहे कर सकते हैं, जो रिलीजन मानना चाहें, इंडिया के किसी पार्ट में भी रहना चाहें, कहीं भी घर बनाना चाहें, लैंड लेना चाहें, है ना, इस तरह की आजादी हमें है। तो इसी को कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। इस तरह के अधिकारों को क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स, जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, अभी नेक्स्ट टॉपिक में वही पढ़ेंगे। तो उस तरह के फंडामेंटल राइट्स को भी कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट ही देता है, यानी सुप्रीम कोर्ट ही हम सिटीजन को राइट देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं, मैं भी इंडिया का सिटीजन हूं, अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है या आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप कहां जाते हैं, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती तो आप कहां जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे राइट्स किसी ने छीने हैं, तो कोर्ट आपके हक में फैसला सुनाता है। स्टूडेंट्स, ऐसा सुना होगा आपने कि किसी ने कोर्ट में PIL फाइल कर दी, या कोर्ट में किसी ने एप्लीकेशन डाल दी कि मेरे साथ गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो मुझे ये राइट चाहिए, अधिकार चाहिए। जी हाँ स्टूडेंट, बिल्कुल वैसे ही, ठीक। इफ
इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ लगता है, यानी कि प्रियम्बल के अगेंस्ट है, अगर कोई नियम कानून हमारे प्रियम्बल के अगेंस्ट जाता है या फिर संविधान की स्पिरिट यानी संविधान की आत्मा के खिलाफ है, यानी कि इक्वालिटी नहीं है मान लीजिए उसमें, हमारे संविधान का स्पिरिट क्या है जो हमने प्रियम्बल पढ़ा है, तो वही प्रियम्बल की अगर चीज फॉलो नहीं होती, प्रियम्बल में लिबर्टी, फ्रीडम है, फ्रैटर्निटी है, तो मान लीजिए कोई ऐसा लॉ है जो फ्रीडम नहीं देता, कोई ऐसा लॉ है जो फ्रीडम छीन रहा होता है, तो इस तरह की चीजों को हटाने के लिए क्या किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर सकता है, उन लॉज को हटा सकता है। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर, इफ एनी लॉ इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी में डिक्लेयर सच लॉज नल, सच लॉज एंड ऑर्डर्स नल एंड वॉइड। जी हाँ, अगर कोई लॉ, अगर कोई कानून हमारे संविधान के खिलाफ जाता है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, यानी उन लॉ एंड ऑर्डर को बेमायने ठहरा सकता है, यानी उसको गलत ठहरा सकता है, उसको हटा सकता है से उसको अमान्य घोषित कर सकता है। या फिर मान लीजिए पार्लियामेंट में लॉ बनाने वालों ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ने कोई गलत लॉ बना दिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि उस लॉ को, उस ऑर्डर को जो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट वालों ने पास किया है, जो प्राइम मिनिस्टर ने बनाया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बनाया है, उस लॉ को गलत साबित कर दे कौन, हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसको इनवैलिड साबित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। इन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, जो भी जज होते हैं कोर्ट के, इनको कौन अपॉइंट करता है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट जजेस एज पर लेट डाउन प्रोसीजर। जो प्रोसीजर बताएगी, कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा कि इस प्रोसेस से जज सिलेक्ट होंगे, तो उस प्रोसीजर से जो जज सिलेक्ट होते हैं उन्हें कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। अपनी मर्जी से नहीं करेगा, पुराना जो जज होगा उसके सजेशन पर, पुराने जज के सजेशन भी माने रखता है। पुराना जब रिटायर होता है तो सजेस्ट करता है कि ये जज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इन्हें नए जज के रूप में चुना जा सकता है, तो उन जजेस के चुनते हैं अगर प्रेसिडेंट की मर्जी होती है और वो उन क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं जज बनने के। तो जज बनने की बहुत से क्वालिफिकेशन स्टूडेंट्स, आगे चल के हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी में, ठीक। बट ही कैन नॉट रिमूव देम, प्रेसिडेंट को अपॉइंट तो कर सकता है, प्रेसिडेंट जो है वो जजेस को अपॉइंट तो कर सकता है, लेकिन उन जजेस को हटा नहीं सकता। प्रेसिडेंट में अपॉइंट द जजेस बट ही कैन नॉट रिमूव देम। जी हाँ स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट जजेस को अपॉइंट कर सकता है पर हटा नहीं सकता। जजेस को हटाने की एक स्पेशल प्रोसेस है जिसे कहते हैं इम्पीचमेंट। क्या कहा जाता है, इम्पीचमेंट। ये जो जजेस को हटाने की प्रोसेस है उसे कहते हैं इम्पीचमेंट। स्टूडेंट इसकी बात हम बाद में करते हैं, अभी डिटेल में पहले ये समझ लेते हैं। प्रेसिडेंट जो है जजेस को अपॉइंट करेगा लेकिन हटा नहीं सकता। प्रेसिडेंट के ऊपर प्रेशर क्यों नहीं है, जो भी प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, इन जजेस के ऊपर, हमारे जो जजेस हैं उनके ऊपर प्रेशर क्यों नहीं होता है, वो इम्पार्शियल क्यों रहते हैं हमेशा, क्योंकि देखिए जजेस का सैलरी, जजेस के मिलने वाले जो फायदे हैं वो जब तक जज काम करेगा तब तक हटाया नहीं जा सकता। एक बार जज अपॉइंट हुआ तो अपॉइंट करते वक्त जो उसकी सैलरी डिसाइड हुई है उस सैलरी को बाद में ना कम किया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है ना, सैलरी कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, यस द सैलरी एंड अलाउंस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द टेन्योर। बढ़ाया जा सकता है प्रोसीजर के थ्रू, स्पेशल प्रोसीजर के थ्रू, लेकिन घटाया नहीं जा सकता किसी भी हाल में, ठीक। तो अगर क्या होता है, अगर सैलरी घटाने का मान लीजिए ऑप्शन होता तो क्या होता, किसी भी जज के ऊपर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट लोग क्या कहते हैं, सैलरी हटाने का ऑर्डर देकर या डरा कर उससे गलत काम करवा सकते थे, है ना। बट यहाँ तो सैलरी कम ही नहीं करा सकते, कोई भी फायदा पहुंचा ही नहीं सकते, जज का नुकसान कर ही नहीं सकते, तो कोई भी फैसला क्या होने वाला है, इम्पार्शियल ही रहने वाला है। जजेस को कोई डर ही नहीं है, वो बेफिक्र होकर काम करेंगे ना। प्रेसिडेंट का डर है क्योंकि प्रेसिडेंट ने एक बार अपॉइंट कर दिया तो हटा भी नहीं सकता, तो प्रेसिडेंट से भी नहीं डरेंगे, है ना। और दूसरी बात की उनका ना सैलरी कटने का डर ना दूसरा कुछ, तो उन्हें किसी बात का डर नहीं होता है, तो वो इम्पार्शियल होते हैं और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट होते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इम्पीचमेंट की। इम्पीचमेंट क्या होता है, आपके सिलेबस में तो खैर दिया नहीं है बट फिर भी हम बताते हैं आपको इम्पीचमेंट क्या है। इम्पीचमेंट वो प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है, जी उनकी पोस्ट से हटाया जाता है। इम्पीचमेंट की प्रोसेस पार्लियामेंट में रखी जाएगी, सारे मेंबर फिर से वोट करेंगे। अगर 2/3 लोग, पार्लियामेंट के 2/3 लोग बोलते हैं कि जज खराब है उसे हटा देना चाहिए तो हट जाएगा, बट अगर 2/3 लोग बोलते हैं कि नहीं जज अच्छा काम कर रहा है तो उसे नहीं हटाया जा सकता। तो स्टूडेंट्स 2/3 में से जो 1/3 है वो तो मान लीजिए हो सकता है गलत फैसला दे दे, पर 2/3 लोग यानी इतने सारे लोग एक साथ गलत फैसला दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते। इसलिए जज को हटाने की पावर किसके पास दी गई है, स्पेशल प्रोसेस के थ्रू होती है इम्पीचमेंट, और पार्लियामेंट के पास है ये पावर, प्रेसिडेंट के पास नहीं। तो इसलिए स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि जज के पास जो है वो इंडिपेंडेंट होती है पूरी, और वो जज इम्पार्शियल रहता है। तो इम्पार्शियल होने के कई कारण हैं, एक तो ये कि उसे अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, दूसरी कि उसे हटा नहीं सकता प्रेसिडेंट, और तीसरी बात कि जब जज काम करता है तो उसकी ना सैलरी घटाई जा सकती है ना उसका अलाउंसेस जो उससे मिलने वाले फायदे हैं वो कम किए जा सकते हैं, ठीक। तो इससे जज के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, वो इम्पार्शियल रह के
बिना किसी भेदभाव के, बिना डरे, बिना रुकावट के क्या कर सकता है, काम कर सकता है। दिस इज हाउ इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे हमारे आखिरी बोल रहे हैं, अब हम बात करेंगे हमारे 8वें कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर की। जहां कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8वां फीचर है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, हम उसकी बात करते हैं। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। जी हाँ स्टूडेंट्स, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य। हर इंडियन सिटीजन को, जो भी सिटीजन इंडिया में पैदा हुआ है वो इंडियन सिटीजन है, और पैदा होते ही उसे बर्थ से ही कुछ फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं और उसे कुछ ड्यूटीज निभानी पड़ती हैं। राइट्स मतलब अधिकार, यानी क्या उस पर्सन को मिलना ही चाहिए, और ड्यूटीज मतलब क्या ड्यूटी, क्या काम उस पर्सन को करना होगा अपने देश के प्रति। तो इन्हीं बातों को चलिए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि क्या है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। तो स्टूडेंट्स फंडामेंटल राइट्स जो है टोटल 6 फंडामेंटल राइट। जी हाँ, हर इंडियन सिटीजन को टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स यानी कि 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है, याद रखिए। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 फंडामेंटल राइट्स हर भारतीय नागरिक को दिए ही जाते हैं। आप इन अधिकारों के बारे में जान लीजिए, आपका भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार है, भारत में रहने वाले हर नागरिक का ये अधिकार है। क्या क्या है, चलिए उसे डिटेल में जानते हैं कि अधिकार क्या मिले हमें। सबसे पहला राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार। राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार। भारत के हर नागरिक को समानता का अधिकार है, मतलब उस पर्सन को किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, चाहे आप हो या मैं हूं। अगर गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, कोई योजना है, तो आप भी वो सारी क्राइटेरिया पूरा करते हैं जो मैं पूरा करता हूं, तो मुझे भी वही फैसिलिटी मिलेगी जो आपको मिल रही है। कोई भेदभाव नहीं हो सकता। गवर्नमेंट किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी इंडियन सिटीजन के साथ बर्थ के नाम पे, प्लेस के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे, है ना, कलर के बेस पे भेदभाव नहीं कर सकती। गवर्नमेंट भेदभाव कर ही नहीं सकती। गवर्नमेंट किसी को भी, जैसे मान लीजिए तुम एमपी में पैदा हुए और तुम महाराष्ट्र में पैदा हुए, तो महाराष्ट्र वालों को स्कॉलरशिप मिलेगी, एमपी वालों को नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक। और क्या होगा, अगर तुम इंग्लिश बोलते हो और तुम हिंदी बोलते हो तो इंग्लिश वाले को स्कॉलरशिप मिलेगी, हिंदी वाले को नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक। प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, है ना, कलर के बेस पे तुम ब्लैक हो और तुम व्हाइट हो तो व्हाइट वाले को जॉब दे देंगे, ब्लैक वाले को नहीं देंगे, तो ये नहीं हो सकता ना। सबको इक्वल है, अगर सबको जॉब मिलेगी तो सबको ही मिलनी चाहिए, सबको समान रूप से, इस तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ये राइट इक्वालिटी कहता है, यानी समानता का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है, यानी हर किसी को राइट टू इक्वालिटी है। चलिए ये बात हो गई। दूसरी बात राइट टू फ्रीडम, है ना, हमें आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की आजादी, हमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की आजादी है। गवर्नमेंट अगर गलत काम कर रही है तो हम गवर्नमेंट को बुरा बोल सकते हैं, कोई गवर्नमेंट हमें रोक नहीं सकती। अगर गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है तो हम अपने गवर्नमेंट की तारीफ भी कर सकते हैं, हमें इस तारीफ करने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक। तो ये राइट टू फ्रीडम है। अपने मन से कपड़े पहनने का अधिकार, अपने मन से जॉब चुनने का अधिकार, अपने मन से ऑक्यूपेशन यानी पेशा, हम क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, कुछ भी बनना चाहते हैं, हमारा अधिकार है। ठीक। राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी देश के किसी भी भाग में जाकर हम रह सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता कि तुम यूपी के हो तो यूपी में ही रहोगे, महाराष्ट्र में नहीं आ सकते, तुम बिहार के हो तो इधर मध्य प्रदेश में नहीं आ सकता, कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई रोकता है तो वो कानूनन जुर्म कर रहा है, उसे सजा मिलेगी, है ना, तो आप इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। तो ये इस तरह के अधिकार हमें राइट टू फ्रीडम है। अब गाना गाने की आजादी, सुनने की आजादी, है ना, चिल्लाने की आजादी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के कान में जाकर चिल्ला रहे हैं। आपका राइट टू फ्रीडम है सिर्फ चिल्लाना, दूसरे के कान में चिल्लाना नहीं। आपका राइट टू फ्रीडम है कि आप अपनी मर्जी से गाना गा सकते हैं, लेकिन गाना गा के इतनी जोर से कि सबको जगा दिया जाए, किसी की नींद खराब कर दो, किसी को डिस्टर्ब कर दो, ये आपकी आजादी नहीं है। याद रखिए, राइट टू फ्रीडम क्या होता है, हमारा राइट टू फ्रीडम तभी तक काम करता है जब तक हमारे राइट से किसी दूसरे का राइट क्या हो, खराब ना हो रहा हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आप डीजे लगाते हैं, बहुत बड़ा लाउड स्पीकर लगाते हैं अपने घर पर, सुबह सुबह 4 बजे आप उस लाउड स्पीकर बहुत जोर से बजा रहे हैं, तो वो अधिकार आपको तो है लाउड स्पीकर बजाने का, लेकिन उस लाउड स्पीकर की आवाज से दूसरे लोगों को तकलीफ हो रही है, दूसरों की नींद खराब हो रही है, उनको भी सोने का अधिकार है चैन से, लेकिन वो फ्रीडम उन्हें नहीं मिल पा रही है सिर्फ आपके फ्रीडम, आपके एक्ट की वजह से। तो आप गलत कर रहे हैं, तो ये आपका राइट नहीं है ना। अपने मन से आपको लाउड स्पीकर गाना बजाने का अधिकार है, लेकिन आप दूसरे की नींद खराब करने का अधिकार नहीं है। ठीक, ये बात हो गई। अब बात आते हैं हम दूसरी राइट टू, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। राइट टू नहीं है, राइट अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब होता है खिलाफ, एक्सप्लोटेशन, एक्सप्लोटेशन मतलब होता है अत्याचार, शोषण। जी हाँ, यदि कोई व्यक्ति, कोई सरकार, कोई संगठन आपका शोषण कर रहा है, आपके साथ गलत काम कर रहा है, आपको प्रताड़ित कर रहा है, आपको मार पीट रहा है, आपको राइट्स नहीं दे रहा है, तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी गुंडा हो गया, क्रिमिनल है, वो आपको धमकी दे रहा है मर्डर करने की, मारने की, है ना, आपकी प्रॉपर्टी लूटने
नहीं की, तो आप क्या कर सकते हैं, चुप नहीं रह सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। और कोई दुकानदार आपसे कम जो थोड़ा सामान दे रहा है लेकिन प्राइस ज्यादा ले रहा है, तो आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, वो आपसे ज्यादा प्राइस नहीं ले सकता। ये बात होगी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की आजादी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चौथा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धर्म का अधिकार, है ना। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब क्या, हमें अपना अधिकार, यानी जो भी इंडिया के सिटीजन है उन्हें अपना धर्म मानने की पूरी आजादी है। वो अपने धर्म के सभी स्पिरिचुअल परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं हिंदू धर्म का हूं, मैं मंदिर जा सकता हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे हिंदू धर्म मानने से कोई रोक नहीं सकता। आप यदि मुस्लिम धर्म के हैं, आप यदि सिख धर्म के, आप जैन धर्म के हैं, तो आपको आपका धर्म मानने से कोई रोक नहीं सकता। आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि ये धर्म मत मानो। आपको कोई ये भी फोर्स नहीं कर सकता कि आप यही धर्म मानो। आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि हमारे धर्म में चेंज हो जाओ। आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि अपना धर्म छोड़ दो, है ना। इस तरह की चीजें नहीं कर सकता कोई। तो आपको अपने मन से अधिकार है अपने धर्म मानने का, अपने धार्मिक कार्य को करने का। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसका मतलब ये कि हर सिटीजन को अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपने कल्चर को, संस्कृति को बचाए रखने के लिए, उसे अच्छा खासा चलाने के लिए क्या है, हमारे पास अधिकार है। हम क्या कर सकते हैं, अपने संस्कृति को बचाए रखने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुस्लिम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कल्चर को बचाने के लिए वो मदरसे खोल सकते हैं, है ना, वहां पे उर्दू में पढ़ाई करा सकते हैं। बट स्टूडेंट्स आपको बताते हैं, हमारा आर्टिकल जो 34A कहता है, आर्टिकल 30 है, 34A नहीं 30A कहता है कि हिंदू लोग नहीं कर सकते ऐसा। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती आज तक कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ऐसा क्यों बनाया। एक कम्युनिटी क्या कर सकती है, अपने धर्म को बचाने के लिए संगठन खोल सकती है, इंस्टीट्यूट बना सकती है, लेकिन हिंदी कम्युनिटी गुरुकुल नहीं बना सकती। मुस्लिम लोग मदरसे खोल सकते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन सिख लोग अपने गुरुकुल नहीं चला सकते, हिंदू लोग अपने गुरुकुल नहीं चला सकते, आश्रम नहीं चला सकते, और जो जैन लोग हैं वो अपने आश्रम नहीं चला सकते। ऐसा क्यों, मुझे आज तक समझ नहीं आया। स्टूडेंट्स, आपको पास अगर इसका जवाब हो तो आप कमेंट कीजिए, क्या ये सही है या गलत है, कमेंट कर सकते हैं आप। चलिए, उस चक्कर में पॉलिटिक्स में हम नहीं पढ़ते हैं, बस इतना बता रहे हैं कि कल्चर एंड एजुकेशनल राइट का मतलब ये है कि हमें अधिकार है कि हम अपने संस्कृति को बचाने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन कर सकें। ये हमारा पांचवा हो गया। अब छठवा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब क्या है, यदि इन सभी पांचों में से कोई अधिकार आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, संवैधानिक मदद ले सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब होता है संवैधानिक मदद, यानी कि अगर आपको कोई राइट नहीं मिल रहा है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ले सकते हैं, यानी कि आप कोर्ट जा सकते हैं, आप कहां जा सकते हैं, पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। जैसे कि आपका राइट टू इक्वालिटी किसी ने छीना, आपका राइट टू फ्रीडम किसी ने छीना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आप अपने घर में चैन से सोए हैं, लेकिन कोई आपके ऊपर लाउड स्पीकर बजा रहा है, रात को 3 बजे शुरू हो जा रहा है, बहुत जोर जोर से लाउड स्पीकर बजा रहा है, आपकी नींद खराब कर दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने आपका राइट छीना हुआ है। तो स्टूडेंट्स, यही है हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने बात की हमारे फंडामेंटल राइट्स की। फिर स्टूडेंट्स, आने वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज की। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, हम आपका डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल पर, विद्यास्थली वाले सर।